गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक एमओपी का सब्सिडरी फंक्शंस। इससे पहले हम लोगों ने दो फंक्शंस जो हैं अंडर टू हेडिंग्स डिस्कस करे थे। एक थे हमारे बेसिक फंक्शन एंड सेकेंडली हमारे थे सेकेंडरी फंक्शंस। अब जो हम डिस्कस करेंगे ये थर्ड पोर्शन है सब्सिडरी फंक्शंस का, कि ऑफिस बहुत काम करता है, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, प्लानिंग करता है, ऑर्गेनाइजिंग करता है, ये सब कुछ पढ़ा था। इसके अलावा अब ऑफिस का और कौन सा काम है, जो फंक्शंस जो काम हमने पहले पॉइंट्स में डिस्कस नहीं करे वो सारे पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे उन्होंने फर्स्ट वन दिया हुआ है कम्युनिकेशन, कि जो आपका ऑफिस है वो आपकी हेल्प करता है कम्युनिकेट करने में। देखो, जब मैं बात कर रही हूँ कि कम्युनिकेट करना, इसका मतलब ये है कि दो पार्टीज़ इसमें इन्वॉल्व हैं। तो जो ऑफिस के पर्सन हैं या फिर मैं ये बोलूँ जो मैनेजर्स हैं, वो किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी से बात करेंगे, चाहे वो रूल्स के रिलेटेड है, चाहे वो खर्चे के रिलेटेड है, किसी भी तरीके से। ठीक है, कम्युनिकेट करना है। अब कम्युनिकेट और किस तरीके से कर सकते हैं, इन्होंने यहाँ पे इसके दो तरीके दिए हैं। एक है हमारा इंटरनल कम्युनिकेशन, एक है हमारा एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। अब ऑफिस वालों को या जो भी ऑफिस का एक काम है कि विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने बहुत सारे रूल्स प्रोवाइड करने हैं, कोई ना कोई उनको न्यू पॉलिसी के बारे में बताना है, उनको ऑब्जेक्टिव के बारे में बताना है। ये सारे काम तो विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन हो जाएंगे। एक फैक्ट्री के अंदर, एक इंडस्ट्री के अंदर, एक कंपनी के अंदर ये मैं सारा काम करूँगी या ये बातें करूँगी। तो आउटसाइड एन ऑर्गेनाइजेशन में कौन सी बातें कर सकती हूँ, बाहर के लोग, मतलब पब्लिक के साथ मेरी कोई ना कोई मीटिंग हो सकती है, कोई कॉन्फ्रेंस हो सकती है, गवर्नमेंट आ सकती है उसमें, और कॉम्पिटिटर्स मेरे आ सकते हैं। तो इस तरीके से हम किसी भी तरीके से ये क्या कर सकते हैं, दो पर्सन्स के बीच में ये कम्युनिकेशन हो सकता है। अब इन्होंने ये लिखा है कि अपने व्यू पॉइंट्स को चाहे एक डिपार्टमेंट के साथ है, किसी इंडिविजुअल के साथ है, किसी और ग्रुप के साथ है, एक ही ऑर्गेनाइजेशन की, एक ही ऑर्गेनाइजेशन में किसी एक इंडिविजुअल के साथ, किसी एक ग्रुप के साथ, किसी दूसरे डिपार्टमेंट के साथ हम बात करेंगे तो उसको हम इंटरनल कम्युनिकेशन कहेंगे। आगे इन्होंने लिखा है, फिर एक्सटर्नल का मतलब कहते क्या है, जब हम लोग इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर रहे हैं दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, दूसरे ग्रुप के साथ, पब्लिक के साथ, या आउटसाइड एन ऑर्गेनाइजेशन कोई पर्सन भी है उसके साथ करेंगे तो वो हमारा आ जाएगा एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। तो मतलब ऑफिस का काम क्या है कि वो जो है लोगों के साथ लिंक बना के भी रखेंगे। इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी इस पॉइंट को करेंगे एज ए पब्लिक रिलेशंस। ठीक है, तो वो वहाँ पे भी पॉइंट आ सकता है, हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं इसको। अब नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आता है दैट इज़ मैनेजिंग द ऑफिस। ऑफिस को मैनेज करना हम किस तरीके से कर सकते हैं, हम पहले वो चीज़ें पढ़ लेते हैं जिन्होंने हाईलाइट करी हुई हैं। आप सबको पता है कि अगर एक ऑफिस को मैनेज करना है, प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करना है, हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर डिपार्टमेंट्स बनाने पड़ेंगे, फिर कोऑर्डिनेटिंग देखना है कि तालमेल बना है हर एक्टिविटी में या नहीं। डायरेक्टिंग क्या होता है, आप लोगों ने डायरेक्शन देना, मतलब हम ये भी बोल सकते हैं सुपरवाइज करना। ठीक है, सुपरवाइज भी आ सकता है। कंट्रोलिंग करना, कि अगर काम प्रॉपरली नहीं हो रहा तो कैसे कंट्रोल कर सकते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम काम हमारा अच्छा हो। तो ये चीज़ें तो मैनेज तो हम इस तरीके से करेंगे ना ऑफिस को, कि प्लान बनाया, अगर इसको इन शॉर्ट बताऊँ, सबसे पहले प्लानिंग और कंट्रोलिंग, कि जो प्लान बनाया आप देखो उसके अकॉर्डिंगली आपका काम हो रहा है, अगर नहीं हो रहा तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे उसको। अगर वेस्ट ज़्यादा हो रहा है, हमारे लॉस ज़्यादा हो रहे हैं, हमें कंट्रोल करना पड़ेगा उसको। ठीक है जी। सो ये भी काम किसका आएगा, ऑफिस का। सो कहते हैं ये करना क्यों है, ताकि इंश्योर करना है कि जो भी ऑफिस के काम है वो प्रॉपरली एफिशिएंटली हो। एफिशिएंटली का मतलब स्पीड से हो, आपकी कॉस्ट कम आए और कम टाइम में आप लोग इजीली उस काम को अचीव कर सको। सो कहते हैं कि आप लोगों ने जो भी एफर्ट्स हैं उनको कोऑर्डिनेट करना है ताकि आप एक गोल अचीव कर सको। अब ये तो हमें पता ही है कि कोई फैक्ट्री भी अगर मैंने खोली है, कोई स्कूल भी खोला है, उसका कोई तो गोल होएगा। अब उस गोल को अचीव करने के लिए आपने क्या करना है, ऑफिस को मैनेज करना है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट लिखा हुआ है क्या करना है, आपने ऑफिस सिस्टम को डेवलप करना है एंड प्रोसीजर्स बनाने हैं। अब ऑफिस सिस्टम को कैसे हम और अच्छा बना सकते हैं, कैसे उसकी ग्रोथ कर सकते हैं, सिंपल सी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं, ये 2 लाइनें पढ़ लो।
कि आप लोगों ने करना क्या है। देखो, एक चीज़ को अच्छा बनाने के लिए, एक सिस्टम को बढ़िया बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अच्छे प्रोसीजर, मेथड्स बनाने पड़ेंगे, मेथडोलॉजीज़, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव सेट करने पड़ेंगे, प्रॉपर प्लान करना पड़ेगा, शेड्यूल बनाना पड़ेगा, कौन सा काम पहले होएगा बाद में होएगा, सीक्वेंस जिसको मैं बोलती हूँ ना, कि सीक्वेंस सेट करना पड़ेगा। अगर वो सीक्वेंस नहीं सेट हुआ प्रॉपरली, फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, दोबारा से रीशेड्यूलिंग करनी पड़ेगी उसकी, ठीक है जी। सो ये काम किसका है, प्लानिंग करना, या दोबारा से वो टाइम टेबल एक बनाना, सीक्वेंस सेट करना, मेथड डिसाइड करना कि हम कैसे प्रोडक्शन करेंगे। अब देखो, एक जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि प्रोडक्शन करनी है तो मेरे पास दो मेथड है। या तो मैं क्या करूँ, लेबर से काम करवाऊँ। जैसे मैं फ़ुटबॉल की बात करती हूँ ना, कुछ फ़ुटबॉल जो हैं पहले, कुछ सालों पहले, क्योंकि अब तो बहुत सारी मशीनरी आ चुकी है, पहले जो फुटबॉल बनते थे वो हाथ से बनते थे, लेबर खुद बनाती थी उनको, ठीक है। वो जो सुई धागे से वो बनाते थे, उसको प्रॉपरली सिलते थे। फिर उसके बाद कहते, एक तो आपके पास वो ऑप्शन है, दूसरी ऑप्शन आपके पास है मशीन से बनाना। आप कौन सी चूज़ करोगे, ये मेथड जो है या जो भी काम है ये कौन डिसाइड करेगा, ऑफिस। क्योंकि अगर आप हाथ से काम करोगे, एक तो फिनिशिंग प्रॉपर नहीं होएगी, लेबर को भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो बेटर ये है कि एक बार आप खर्चा कर लो मशीन के ऊपर, और मशीन से आप लोग उन चीज़ों को क्या करो, प्रोड्यूस करो। मुझे वो चीज़ सस्ती पड़ती है। ये चीज़ें भी डिसाइड करना, ये मैं क्या बोल रही थी यहाँ पे, मैथडोलॉजीज़ या मेथड डिसाइड करना, ये भी कौन करेगा, ऑफिस डिसाइड करेगा, उनके अकॉर्डिंगली जैसे उनको फिजिबल होएगा। अब नेक्स्ट इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है, मैनेजिंग ऑफिस इक्विपमेंट्स, सॉरी, मैनेजिंग स्टेशनरी एंड इक्विपमेंट्स, यहाँ से हम लोग करते हैं। अब ऑफिस में हमें काम करना है तो हमें स्टेशनरी भी चाहिए। स्टेशनरी से आप समझते हो, पेन, कॉपी, पेंसिल, एवरीथिंग आप लोगों को चाहिए। उसके बाद इक्विपमेंट, जब मैं इक्विपमेंट की बात करती हूँ तो आप ये देख लो कि कोई कोई एसेट, ठीक है। तो एसेट में कौन सी चीज़ें आती हैं, अब इन्होंने यहाँ पे लिखा है, टाइपराइटर, कोई मशीन, कैलकुलेटिंग मशीन, फर्नीचर, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और स्टेशनरी तो आपको पता ही है, मैंने बता दिया। अब पर्पस क्या है, ये पॉइंट इन्होंने क्यों लिखा है, कहते ऑफिस का काम ये भी है टू इंश्योर, किस चीज़ को इंश्योर करना, कि प्रॉपर अरेंजमेंट इन चीज़ों की होनी चाहिए ऑफिस में। ऐसे नहीं है कि हमें काम चाहिए, हमें फोटोस्टैट मशीन चाहिए तो मशीन है ही नहीं वहाँ पे, हम काम नहीं कर पाएंगे। हमें कुछ भी लिखना है, पेंसिल्स नहीं है वहाँ पे, या फिर हमारे पास पेज ही नहीं है, हमारे पास पेन नहीं है, किसी भी तरीके से। तो ये इंश्योर करना कि प्रॉपर अवेलेबिलिटी ऑफ स्टेशनरी एंड इक्विपमेंट शुड बी देयर इन एन ऑफिस, तो ये काम किसका है, ऑफिस का काम है, ठीक है जी। सो यही इसका पर्पस है, यही फंक्शन इन्होंने लिखा है कि फंक्शन ऑफिस का काम सिर्फ रिकॉर्ड करना या रखना फाइलों में ये नहीं है। ऑफिस का काम ये भी है कि वो ये देखे कि जब भी नीड अराइज हो, ये सारी चीज़ें उनके पास जो है प्रॉपरली अवेलेबल होनी चाहिए। नेक्स्ट, और ऑफिस का काम क्या है, ऑफिस को और क्या क्या करना पड़ेगा, सेफ गार्डिंग द एसेट्स, एसेट्स को सेफ करना, मतलब कि ये देख, आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन होता है जब आपकी फिक्स एसेट के ऊपर घिसावट होती है। मैंने आपको ये कहीं पहले भी एक वीडियो में बताया था कि फॉर एग्जांपल मैंने कोई कार ली, मैंने उस कार को नहीं चलाया, 5 लाख की कार ली, बट मैंने उसको पूरे साल नहीं चलाया, और अगर मैं ये सोचूं कि अगले साल मैं उस कार को 5 लाख का ही बेचूं क्योंकि मैंने नहीं चलाई, तो क्या ये पॉसिबल है, नहीं। उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ हो जाएगी, 5 की नहीं, वो 4.5 की बिक सकती है, 4 लाख की बिक सकती है, बट दोबारा से 1 साल बाद भी वो 5 लाख की नहीं बिकेगी। इस चीज़ को डेप्रिसिएशन बोलते हैं, ठीक है, कि घिसावट हो जाती है उस चीज़ की। अब कहते हैं कि ऐसे तो कई ऑफिस में या हमारी फैक्ट्री में, हमारी इंडस्ट्री में, कंपनी में इतनी सारी सारी चीज़ें पड़ी हैं, कोई ना कोई घिसावट तो हो ही जाती है, तो कोई ना कोई टूट जाती है, कोई नई चाहिए, किसी को रिप्लेस कराना पड़ता है, किसी की रिपेयर चाहिए। ये सारा काम कौन देखेगा, एक ऑफिस देखेगा, ठीक है। सो कहते हैं कि प्रॉपर सेफ्टी प्रोवाइड करना है सारी एसेट्स को, चाहे कहते हैं वो फिक्स एसेट्स हैं, चाहे वो आपकी मूवेबल एसेट्स हैं। फिक्स एसेट तो मुझे समझ में आ ही रहा है कि मैं बिल्डिंग की बात करी तो बिल्डिंग भी जो इंश्योर करना है वो प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में है या नहीं है, ये ऑफिस देखेगा। मूवेबल का मतलब जो इजीली मूव हो सकती हैं चीज़ें, जैसे बिल्डिंग तो मूव नहीं हो सकती,
मशीनरी मूव हो सकती है, कोई और मशीनरी की बात करूँ या फर्नीचर की बात करूँ, ये चीज़ें इजीली मूव हो सकती हैं। तो ये देखना है कि ये प्रॉपरली आग वगैरह लगने का इनको ज़्यादा खतरा नहीं होना चाहिए, बाय अदर मीन्स वो किसी तरह से ख़राब ना हो, चोरी ना हो पाए, ठीक है, किसी भी तरीके से लॉस ना हो इन चीज़ों को। ये कौन देखेगा? ऑफिस। नेक्स्ट लिखा हुआ है पर्सनल फंक्शन, ठीक है, जिसको पर्सनल फंक्शन भी आप लोग बोलते हो। अब इस फंक्शन का मतलब है क्या? राइट स्टाफ को राइट प्लेस के ऊपर अपॉइंट करना। इन्होंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है, पहले मैं समझा देती हूँ, फिर हम बीच में से पढ़ते हैं। अब देखो उन्होंने ये लिखा है कि जो भी, मतलब इसका मतलब ये है स्टाफ के रिलेटेड जो भी फंक्शन है आपका, ठीक है। अब स्टाफ के रिलेटेड ऑफिस का क्या काम है? सारा काम अगर देखा जाए ऑफिस ही करता है ना। उनको अपॉइंट करना, जिसको हम बोलते हैं सिलेक्ट करना, फिर उनको सैलरी देना, फिर उनको ट्रेनिंग देना, फिर उनकी प्रमोशन करना, फिर उनको ट्रांसफ़र करना, सब कुछ ये काम कौन कर रहा है? ऑफिस कर रहा है। सो ये सब चीज़ें आपने इस पॉइंट में एक्सप्लेन करनी है। तो ऑफिस का काम क्या है कि उन्होंने प्रॉपर सिलेक्ट करना है उनको, ठीक है। आप स्टाफ फंक्शन भी लिख सकते हो उसको, ठीक है जी। तो यहाँ मैंने लिखा कि सिलेक्ट करना, फिर उनको ट्रेनिंग देना, प्लेसमेंट मतलब उनको प्लेस कर दे। देखो सिलेक्ट करने का मतलब कि मैंने देख लिया कि ये बंदा मेरी ऑर्गेनाइजेशन में आ सकता है। प्लेसमेंट, वो मैनेजर बनेगा, वो जनरल मैनेजर बनेगा, वो सुपरवाइज़र बनेगा, वो एम्प्लॉय बनेगा, एम्प्लॉयर बनेगा, इस चीज़ को मैं बोलूँगी प्लेसमेंट ऑफ राइट काइंड ऑफ स्टाफ, कि उस जो सही आपका स्टाफ है, जैसे मेरे को एक्सपीरियंस चाहिए था, जैसे उसकी क्वालिफिकेशन चाहिए थी, मैंने उस स्टाफ को अब उसकी जगह दिखानी है, मतलब उसको जो है वहाँ पे उसको अपॉइंट करना है, ये प्लेसमेंट का मतलब है। सो दे आर ऑल्सो मोटिवेटेड टू वर्क हार्ड, ठीक है, ताकि वो अच्छी तरीके से अपना काम करें। उनको प्रॉपर, अब यहाँ पे लिखा है, अब ऑफिस का मेन काम ये तो हो गया, काम ये तो मेन था ही, इसके अलावा ऑफिस का और क्या काम था? उनको अच्छी वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड करना, कि ज़्यादा गर्मी भी ना लगे उनको, ऐसा इन्वायरमेंट भी ना हो कि ज़्यादा ठंड लगे उनको, ठीक है, प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस उनको देनी चाहिए। उसके बाद ध्यान रखना है लेबर टर्नओवर और एब्सेंटिज्म ना हो, मिनिमाइज करना, मतलब कम हो या ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल ना ही हो तो ज़्यादा बेटर है। अब दोनों चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि इनका मतलब क्या है। लेबर टर्नओवर का मतलब ये है जब एक वर्कर, सुपरवाइज़र ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चले जाते हैं। मैंने ये पहले भी बोला था, मैं दोबारा से आपको बता रही हूँ। टर्नओवर अगर अकेला वर्ड मैं अकाउंट्स में पढ़ूंगी तो उसका मतलब है सेल्स, ठीक है। पर जब मैं ये इकट्ठा वर्ड पढ़ूंगी लेबर टर्नओवर, तो इसका मतलब सेल्स नहीं है, इसका मतलब ये है जब एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशन से एम्प्लॉयज़ अपने आप ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि उनको पसंद ही नहीं आती ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं थी, आपने सैलरी नहीं दिया, कोई और रीज़न भी हो सकता है, ठीक है जी। सो दोबारा करते हैं। लेबर टर्नओवर का मतलब कहते हैं आपने ध्यान रखना है कि उनको अच्छी वर्किंग कंडीशंस हो ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के ना जाएं। और सेकेंडली लिखा है एब्सेंटिज्म नहीं होना चाहिए। अगर उनको काम करने में मज़ा नहीं आ रहा, आपने अच्छी वर्किंग कंडीशन नहीं दी, तो वो छुट्टियां करने स्टार्ट कर देंगे। तो ये दोनों चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कौन ध्यान में रखेगा? ऑफिस। ये करना क्यों है सब कुछ आप लोगों ने? ताकि आपकी परफॉर्मेंस जो है वो प्रॉपर रहे, आपके ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव हो जाएं। ये तो आपको पता ही है कि ये हम नहीं चाहते, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं चाहती कि ऐसा हो। अब इसके बाद उन्होंने नेक्स्ट लिखा हुआ है प्रोविज़न ऑफ सर्विसेज। और कौन सी सर्विसेज जो हैं जिनकी वो बात कर रहे हैं, यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करिए। दिस इंक्लूड्स टाइपिंग, डुप्लीकेटिंग, हैंडलिंग इनकमिंग एंड आउटगोइंग मेल एंड सो ऑन लिखा हुआ है, ठीक है, प्रोविजन ऑफ फॉर्म्स एंड ऑल। अब सबसे पहले लिखा है कि ये काम तो टाइपिंग का करना तो उनका काम था ही। अब टाइपिंग के बाद अब उनको क्या करना पड़ेगा कि वो रिकॉर्ड आपका अगर अनफॉर्चुनेटली डैमेज हो जाए, तो आपके पास क्या डुप्लीकेट कॉपीज़ पड़ी हैं? उसकी पड़ी होनी चाहिए। उसके लिए उसकी फ़ोटो स्टैट कराना, ठीक है। आपने इनकमिंग्स हैंडलिंग इनकमिंग्स का मतलब दोनों तरीके से हो सकता है, या तो मेल ईमेल समझते हो ना, कि ईमेल आपको आई, इनकमिंग उनको आप लोगों ने रिकॉर्ड करना है, या आपको कोई कॉल वगैरह आ रही है, ठीक है, उनको रिसीव करना, ये भी किसका काम है? ऑफिस का, ठीक है जी। सो हैंडलिंग इनकमिंग्स, चाहे वो लेटर्स हैं, चाहे वो कॉल्स हैं, चाहे वो ईमेल्स हैं, और आउट गोइंग मेल, तो दोनों चीज़ों के लिए एक ही वर्ड आपने रीड करना है, हैंडलिंग इनकमिंग एंड आउट गोइंग मेल,
ठीक है जी। सो मेल भी हो सकता है, वो कॉल्स भी हो सकता है, वो लेटर्स भी हो सकते हैं। तो ये काम, इन चीज़ों को हैंडल करना, ठीक है, फॉर्म वगैरह कैसे आपने फिल कराने हैं, किस फॉर्मेट में वो आपको चाहिए, ये सब जो है वो ऑफिस जो है वो हैंडल करेगा। अब नेक्स्ट आता है पब्लिक रिलेशन। पब्लिक रिलेशन का मतलब क्या है? अब ऑफिस का देखो, हमने सबसे पहले, मैंने आपको पहले बात करी थी जब कम्युनिकेशन वाला टॉपिक मतलब फर्स्ट पॉइंट करा था कि पब्लिक रिलेशन एंड कम्युनिकेशन समवेयर वो एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है, क्योंकि हमने वहाँ पे पढ़ा था कि एक्सटर्नल कम्युनिकेशन होना चाहिए। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन विद आउटसाइड पर्सन, विद आउटसाइड डिपार्टमेंट्स, विद आउटसाइड ग्रुप, विद अदर ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे भी सेम लिखा है। सिर्फ यहाँ पे मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं किसी और ऑर्गेनाइजेशन से बात कर रही हूँ, मैं सिर्फ पब्लिक के ऊपर ही फोकस करूँगी, किसी और डिपार्टमेंट के ऊपर फोकस नहीं करूँगी। तो यहाँ पे इन्होंने लिख दिया कि आप लोगों ने प्रॉपर रिलेशन जो है वो क्रिएट करने हैं ऑर्गेनाइजेशन एंड विद द आउटसाइडर्स। आप लोगों ने ध्यान रखना है कि मैनेजमेंट जो है वो वेल इन्फॉर्म्ड होनी चाहिए ऑफ द ओपिनियन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी पब्लिक ओपिनियन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, कि पब्लिक हमारे बारे में क्या सोचती है। कैसे पता चलेगा जब तक मेरा उनके साथ अच्छा रिलेशन ही नहीं है। अगर कोई जैसे हम देखते हैं काफ़ी कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने राउंड अबाउट बनाए हुए हैं। आप लोगों को राउंड अबाउट का पता ही होगा, वहाँ पे लिखा होता है कि इस ज्वेलर ने इसको बनाया है, इस कॉलेज ने इसको जो है ये पार्क बनाया है। वो क्या करते हैं, समवेयर वो जो है वो पब्लिक के लिए काम करते हैं, ताकि पब्लिक की निगाह में उनकी इमेज अच्छी बने कि हाँ भाई ये जो हॉस्पिटल है वो लोगों के लिए बहुत काम कर रहा है, पब्लिक वेलफेयर के लिए काम कर रहा है, ये कंपनीज काम कर रही हैं। तो उन अपनी इमेज बनाने के लिए वो सब कुछ करते हैं। लेजन होता है रिलेशनशिप। अब कहते अब पब्लिक की बात तो मैंने कर दी, यहाँ तक पब्लिक की बात हो गई, ठीक है। आगे लिख दिया इट सप्लाई द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन टू द शेयर होल्डर एंड अटेंड टू द विजिटर्स। अब आप कॉलेज में भी आओगे तो आपको ऑफिस वाले अटेंड करेंगे ना, रिसेप्शनिस्ट होते हैं वहाँ पे, कहीं पे भी जाते हो आप, होटल में भी चले जाओ तो, रेस्टोरेंट में चले जाओ। सो शेयर होल्डर इनको आप लोगों ने इन्फॉर्मेशन जो है टाइमली प्रोवाइड करनी है। अब देखो, पहले मैंने बात किसकी करी, पब्लिक की, दूसरी मैंने बात करी शेयर होल्डर की, तीसरी मैंने बात करी विजिटर की, अब चौथी मैं बात कर रही हूँ गवर्नमेंट की। तो ये चारों पॉइंट आप लोगों ने यहाँ पे कवर करने हैं। अब कहते हैं कि पब्लिक के साथ मेरी बात हो गई, शेयर होल्डर जो जिन्होंने पैसा कंपनी में इन्वेस्ट करा था, शेयर होल्डर जो कंपनी के, जिनको मैं ऑनर भी बोलती हूँ, मैंने उनके साथ भी रिलेशन प्रॉपरली रखा। विजिटर जो कभी कभार ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं, उनके साथ भी मेरा रिलेशन अच्छा था। अब गवर्नमेंट को मैंने टैक्स देना है, गवर्नमेंट से मुझे सब्सिडीज़ चाहिए, ग्रांट्स चाहिए, कहीं किसी ना किसी तरीके से मेरा उनके साथ भी क्या रहेगा, लिंक रहना चाहिए, ठीक है। सो वेल इन्फॉर्म्ड रहने चाहिए। तो इसी तरीके से कहते हैं आपकी गुडविल आपकी डिपेंड करती है पब्लिक रिलेशन के ऊपर। जितने किसी के पब्लिक रिलेशन अच्छे होंगे उनकी गुडविल क्या होता है भाई, रेपुटेशन, ठीक है। सो ये रेपुटेशन आप लोगों की उतनी ही अच्छी होएगी। नेक्स्ट वन लिखा हुआ है स्टेशनरी एंड सप्लाईज। मैं चाहती हूँ कि आप ऑलरेडी ये पॉइंट ऊपर डिस्कस कर चुके हो रिलेटेड स्टेशनरी एंड इक्विपमेंट। सो अगर आप इसको उसी के साथ मर्ज कर दो तो इट वुड बी बेटर, क्योंकि ये सेम ही है। अगर फिर भी करना है, ठीक है, एक बार समझा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने सप्लाईज़ की बात करी है। सप्लाईज़ होता है स्टॉक, ठीक है। आप लोगों ने अब देखना है, इंश्योर करना है कि आपकी स्टॉक जो है ऑर्गेनाइजेशन में या इंडस्ट्री में या फैक्ट्री में प्रॉपरली होना चाहिए, क्योंकि अगर प्रॉपर स्टॉक अवेलेबल नहीं होएगा, आप पॉसिबल ही नहीं है, मतलब आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि आप प्रोडक्शन कर पाओ, आपकी प्रोडक्शन रुक जाएगी, ठीक है। सो आगे ने लिख दिया सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द ऑफिस आर कॉलिंग कोटेशंस, मेकिंग समरीज, प्लेसिंग ऑर्डर एंड सो ऑन। अब इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आप लोग न्यूज़पेपर देखते हो, न्यूज़पेपर में लिखा होता है टेंडर नोटिस, नहीं देखा तो देखना ज़रूर स्टार्ट करिए। वहाँ पे लिखा होता है कि किसी ने सीमेंट, किसी ने कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि कौन कौन सा ऐसा सप्लायर है जो प्रोवाइड करेगा, ठीक है। वो सारे कोटेशंस भेजते हैं और उन कोटेशंस में से हम एक चीज़ सेलेक्ट कर लेते हैं कि हम इस सप्लायर से चीज़ मंगवाएंगे, ठीक है। वो इसलिए निकालते हैं, मान लो कि मेरी इंडस्ट्री है, मैंने फुटबॉल बनाने हैं, मैंने बैट बनाने हैं, तो मैं नोटिस निकालूंगी कि कौन सा ऐसा सप्लायर है जो मुझे लकड़ी या फिर मुझे रबड़ जो है वो इजी कॉस्ट के ऊपर प्रोवाइड करेगा। मैंने टेंडर नोटिस निकाल दिया। अब देखिए,
वो टेंडर नोटिस निकालना उसको बोलते हैं कॉलिंग कोटेशंस। फिर उसके बाद कितने लोगों ने मुझे अप्लाई करा होगा ना कि हम प्रोवाइड करेंगे रबड़, हम प्रोवाइड करेंगे। फिर मैंने समरी बना दी कि कौन सबसे कम कॉस्ट पे दे रहा है, और जो दे रहा है सबसे कम कॉस्ट के ऊपर मैंने उनको क्या कर दिया, ऑर्डर प्लेस कर दिया। फिर उसके बाद जब मैंने ऑर्डर प्लेस करा, मान लो मैं कहीं से चीज़ मंगवा रही हूँ, तो मुझे बाद में क्या होएगा, रिसीव हो जाएगा सामान। फिर मैं उसको रिकॉर्ड करूँगी और इशू कर दूँगी। ठीक है जी। सो ये अगर आपने पॉइंट समझना है तो इसके लिए आपको सबसे पहले टेंडर नोटिस का पता होना चाहिए, टेंडर नोटिस का। तो इस चीज़ को आप लोग ज़रूर पढ़ लेना कि आप सबसे पहले लोगों से मंगवाते हो कोटेशन, कोटेड प्राइस, कि किस प्राइस के ऊपर आप विलिंग हो मुझे प्रोवाइड करने में। फिर उसके बाद मैं समरी बना लूँगी, मतलब शॉर्ट लिस्ट कर लूँगी, देन आई विल प्लेस ऑर्डर्स एंड देन आई विल रिसीव दोज मटेरियल वट एवर जो मैंने दिया, मतलब मैंने जो भी ऑर्डर करा होएगा। ठीक है जी। सो ये आपका यहाँ तक हो गया। अब आपका यहाँ पे लास्ट रहता है पॉइंट फॉर्म डिज़ाइन एंड कंट्रोल। अगर इस पॉइंट को आप छोड़ भी दोगे तो कोई एज सच इशू नहीं है। ठीक है। सो वेट, सो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग करने वाले थे फॉर्म डिज़ाइन एंड कंट्रोल। जो फॉर्म डिज़ाइन हम लोग देखते हैं कि प्रॉस्पेक्टस की बात करें, पैम्फलेट की बात करें, या कोई भी फॉर्म वगैरह है, हम लोग किस तरीके का होना चाहिए, ठीक है, कौन से पर्टिकुलर्स रिक्वायर्ड हैं और कुछ भी है, तो वो चीज़ें कौन डिसाइड करेगा, ऑफिस। फॉर्म फॉर्म्स ऑफ द इम्पॉर्टेंट टूल्स आर डिज़ाइन इन एन ऑफिस। तो सबसे पहले तो ये मेन चीज़ है क्योंकि हमें ये फिल करने पड़ते हैं। सो कहते हैं कि वो स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में होने चाहिए, मतलब जितने आपके फॉर्म्स हैं वो यूनिफॉर्म होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ऐसे कि एक फॉर्म किसी तरीके का निकाल रहे हो, एक फॉर्म किसी तरीके का निकाल रहे हो, सो वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में सेम तरीके के होने चाहिए। सो ये मैनेजर की ड्यूटी है इन फॉर्म्स को कंट्रोल करने की। ठीक है जी। इसलिए मैंने बोला था कि ये फॉर्म्स की रिलेटेड बात करिए, हम लोग ऑलरेडी प्लानिंग में इन चीज़ों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। इन केस यू वांट टू लीव दिस पॉइंट देन यू कैन। नेक्स्ट वन लिखा हुआ है इम्प्रूवमेंट इन द सिस्टम। हमने डेवलपमेंट वाला फंक्शन करा था, अब यहाँ पे भी, वहाँ पे सिर्फ उन्होंने लिखा था कि हमें ये करना पड़ता है, हम प्रोसीजर बनाते हैं, हम कुछ शेड्यूल करते हैं, रीशेड्यूल करते हैं। यहाँ पे लिख दिए इम्प्रूवमेंट, जो करा इतने पॉइंट्स में हमें कहीं पे प्रॉब्लम है, हम उसको क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं दैट इट शुड बी इकोनॉमिकल और एफिशिएंट वे में काम हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा तो हम उसमें इम्प्रूव कर देंगे सिस्टम में, ताकि हमारा जो काम है वो स्मूथली काम हो जाए ऑर्गेनाइजेशन में, और ऑब्जेक्टिव्स जो हैं ऑर्गेनाइजेशन के अचीव हो जाएं। सो ये सिंपल सी यही बात थी उनकी कि ऑफिस का काम सिर्फ और सिर्फ इन चीज़ों को बनाना नहीं है, बट अगर जो उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं स्टिल उनके अकॉर्डिंगली वो आपके इतने एफिशिएंट नहीं हैं, उनकी वजह से आपको लॉस ज़्यादा हो रहे हैं, देन यू कैन चेंज एंड यू कैन मेक इन एनी इम्प्रूवमेंट इन द पॉलिसीज़, इन द प्रोसीजर, इन द मैथडोलॉजीज़, जहाँ पे भी आपको वो चीज़ फिजिबल लगती है।